अगली बात जो हम आपसे करने जा रहे हैं वो जो एमिशंस होते हैं फ्यूल के बर्न होने पर, उसमें आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नॉक्स एमिशन होते हैं जिसमें नाइट्रोजन से संबंधित, नाइट्रोजन ऑक्साइड से संबंधित बहुत सारी गैसेस होती हैं, NO, NO2, NO3। और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स और सूट फॉर्मेशन भी होता है इन द केस ऑफ डीजल इंजन। तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए, लेकिन ये एक्चुअल में हुआ ऐसा कि जब ऑटोमोबाइल की, जब कार की डिस्कवरी हुई तो लोगों ने बड़ी खुशी मनाई थी। हमने आपको पहले लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे तो इसके बारे में हमने आपसे बताया था कि लोगों ने बड़ी खुशी मनाई थी कि चलो कम से कम इन वाहनों के बन जाने से अब जो घोड़े चलते थे रास्ते में और उनकी गंदगी पड़ी रहती थी जिससे बदबू उठती थी, अब वो चीज़ें नहीं होंगी। अब रोड जो होगी वो साफ़ सुथरी रहेगी और ये जो बदबू उठती थी, चलने पे जो है गंदगी मची रहती थी, वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी। वो चीज़ें तो ख़त्म हुई, जो लोग सोच रहे थे वो तो वहाँ तक तो समझ में आया, लेकिन जब व्हीकल्स का, कारों का बड़े स्केल पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और ये बहुत तेज़ी से, और प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा, तो उस केस में जो डीजल था, पेट्रोल था, जिसके कारण ये चलती थी, उनके कारण होने वाला जो एमिशन था एटमॉस्फेयर में वो भी तेज़ी से बढ़ने लगा। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक तो समझ में एमिशन नहीं आया, लेकिन उन बड़े शहरों में, खासकर अमेरिका वगैरह में, यूरोप में, जहाँ पर ये इन गाड़ियों की भरमार हो गई, बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई, अब वहाँ पर जब ये डीजल या पेट्रोल जलता था तो उस केस में इससे जो निकलने वाला धुआं था या एमिशन था, उससे तरह तरह की लंग्स की प्रॉब्लम होने लगी, सर में दर्द होने लगा, सांस की बीमारियां होने लगी, बहुत सारी चीज़ें एकदम से नई नई बीमारियां संज्ञान में आने लग गई। तो इन बीमारियों को जब देखा गया, कई लोगों को हुई, प्रॉब्लम बढ़ रही थी धीरे धीरे, सांस की बीमारी आए दिन लोगों को हो रही थी, खासकर वो जो डेली व्हीकल वाले ड्राइवर्स थे उनको बहुत ज़्यादा हो रही थी, रोड पर जो रहने वाले थे, सड़क पर चलने वाले थे, उनको हो रही थी। तो ये पता लगाया गया कि जो इन गाड़ियों से जो हार्मफुल एमिशन निकलता है उन्हीं के कारण ऐसी प्रॉब्लम ये हो रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम को रेगुलेट करने के लिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए। ये नॉर्म्स ऐसे थे कि धीरे धीरे ये जो है इसमें इंजन की क्वालिटी में सुधार किया जाने लगा। ये देखा जाने लगा कि जो हार्मफुल एमिशंस हैं उनको रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, नई रिसर्चेज स्टार्ट हुई। तो जो स्टैंडर्ड्स ये सब बनाए गए वो इसीलिए बनाए ही गए कि उनको जो है अप्लाई करते हुए और समय समय पर उनका मॉडिफिकेशन होता रहा कि अप्लाई करते हुए कैसे हम जो है एमिशन को रोक लें। मॉडिफिकेशन भी इसीलिए होता रहा क्योंकि जो व्हीकल की डिमांड थी वो कभी कम नहीं हुई, वो बढ़ती ही गई और आज भी वो बढ़ती चली जा रही क्योंकि पॉपुलेशन कम हो नहीं रही है। जहाँ पर पहले एक घर में एक गाड़ी हुआ करती थी, वहाँ पर अब हर एक पर्सन के लिए अलग अलग गाड़ियाँ हैं। लोग एक एक घरों में दो दो तीन तीन चार चार गाड़ियाँ रखे हुए हैं।
और सब अलग अलग गाड़ियों से चल रहे हैं। साइकिल की डिमांड बिल्कुल कम हो गई है, कोई अब पैदल चलना भी नहीं चाहता। गांव देहात में भी लोग जो है ज़्यादातर गाड़ियों का यूज़ करने लगे, इस्तेमाल करने लगे। तो एमिशन बढ़ना स्वाभाविक है। तो उसी के संदर्भ में जो ये नियम थे जो बनाए गए, उनमें तरह तरह के मॉडिफिकेशंस होते रहे, नए नए नॉर्म्स आते रहे, नए नए रेगुलेशंस आते रहे। उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वाले लेक्चर में। इंडियन नॉर्म्स फॉर ऑटोमोटिव व्हीकल ये टॉपिक है। एक्चुअल में इंडियन नॉर्म्स या यूरो नॉर्म्स करीब करीब एक ही मान के चलिए आप उसको, क्योंकि यूरोप में जो नॉर्म्स थे वो वही नॉर्म्स जो है करीब करीब इंडिया में भी अडॉप्ट किए गए। क्योंकि हमारे यहाँ जो शुरू में जो व्हीकल्स थी, जो कारें थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो सब वहीं से आई थी। इंजन कोई हम लोग तो बनाते थे नहीं उस समय, सारी टेक्नोलॉजी जो कुछ भी थी सब उधरी की, जो बनता भी था, जो मैन्युफैक्चरिंग भी होता था, वो उसकी टेक्नोलॉजी वहीं की दी हुई थी। तो जो एमिशन वहाँ हो रहे हैं वही एमिशन यहाँ हो रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई अलग परिवर्तन तो होने वाला है नहीं कि हमने कोई नया मॉडिफिकेशन इंजन में कर दिया या हमारे देश के लोगों ने कर दिया। तो इसीलिए वो जो टेक्नोलॉजी है वो जो नॉर्म्स यूरो वाले होते हैं वही, क्योंकि यूरोपियन नॉर्म्स है वो यूरोप उसी को शॉर्ट में बोला जाता है। तो जो यूरोपियन नॉर्म्स हैं इसीलिए अपने देश में भी वो अप्लाई किए जाते हैं। क्योंकि जो हमारे यहाँ की जो गाड़ियाँ बन रही हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन कंपनियाँ हैं, जापानी कंपनियाँ हैं, और वही जापानी कंपनियाँ जो है जो सप्लाई करती हैं वो यूरोप में भी वही वाहन सप्लाई करती हैं। भाई अगर मान लीजिए जापान में कोई वाहन बन रहा है या सुजुकी कंपनी है वो अपना प्लांट जापान में लगाए हुए हैं, इंडिया में लगाए हुए हैं, तो यूरोप में भी लगाए हुए हैं, तो टेक्नोलॉजी तो एक ही चल रही है। अब सुजुकी की कंपनी है तो सुजुकी तो ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है भाई, तो टेक्नोलॉजी कहीं थोड़ी बदल जाएगी, तो वही वाहन तो वहाँ पर भी चल रहे हैं। तो जो नॉर्म वहाँ के बनेंगे वही नॉर्म करीब करीब यहाँ भी होने चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो है इसको जो है यहाँ पर यूरो को ही अडॉप्ट किया और अपने देश के स्टैंडर्ड, भारत स्टैंडर्ड इसलिए बोला गया BS भारत स्टैंडर्ड BS बोला गया इसीलिए। तो इस नाम से यहाँ पर ये सारे रेगुलेशंस अप्लाई किए जाते हैं ये यूरो। तो ये पहली बार 1992 में यूरोप में डेवलप किए गए। जब एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इससे प्रॉब्लम्स बढ़ गई तो सबसे पहले जो यूरो एमिशन था वो जो है 1992 में डेवलप किया गया। फिर उसके बाद इसकी जो एग्जॉस्ट की जो लिमिट थी सभी व्हीकल्स के लिए, ये जैसे कार हो गई, बस हो गई, ट्रक हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, वहाँ के लिए इन्होंने अलग अलग दिया। अलग अलग छोटे वाहन के लिए अलग हो गई, बड़े वाहन के लिए अलग हो गई। तो ये करते क्या थे, इसमें रेगुलेशन किन किन चीज़ों के लिए था, जो क्योंकि हार्मफुल एमिशंस जो होते हैं उन्हीं को रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेशंस होंगे वो बनाए जाएंगे। क्या क्या थे, यूरो स्टैंडर्ड, जो यूरो एमिशन स्टैंडर्ड जो था वो क्या करता था, रेगुलेट करता था नॉक्स एमिशन को, हाइड्रोकार्बन्स को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, और पार्टिकुलेट मैटर्स जितने भी थे उनको PM बोलते हैं, और पार्टिकुलेट नंबर्स को कैसे रेगुलेट करना है उसके बारे में भी वहाँ पर उस पर डिफाइंड था कि जो इंजन होंगे उनमें क्या क्या अपग्रेडेशन होने हैं, व्हीकल में क्या अपग्रेडेशन होने हैं, और फ्यूल में क्या अपग्रेडेशन होने हैं। तो वो सारी चीज़ें उस नॉर्म के साथ डिफाइंड की जाती थी कि मतलब पुराने इंजन जो बन रहे थे उसमें पर्टिकुलर जो यहाँ पर इसमें पार्ट था उसके कारण नॉक्स एमिशन ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अब जो इंजन बन रहे हैं, नए बनेंगे या जो नए इंजन लॉन्च होंगे उनमें ये चीज़ इस तरीके से मॉडिफाई होगी। तो वो नई रिसर्च के साथ ऐसा बनाया जाता था और वो रेगुलेशंस लिखे हुए होते थे, उस नियम के साथ वो सारी चीज़ें जोड़ दी जाती थी, ऐसा किया जाता था। उसी को ध्यान में रखते हुए 1991 में इंडिया ने भी यहाँ पर लॉन्च किया था BS1 को। BS1 जो है करीब करीब जो 1992 वाला जो लिखित स्टैंडर्ड आया था
वो 1991 में यहाँ पर यूरो फर्स्ट को ही लॉन्च कर दिया गया था। चीज़ वही था, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड जो था वो यूरो 1 के नाम से नहीं था उस समय, लेकिन ये जो है वहाँ पर नाम तो आया कि ठीक है, उन्होंने एक यूरोपियन ने जो है कि स्टैंडर्ड लाए वो लोग और उन्होंने लॉन्च किया, तो 1991 में उसको कर दिया। बाद में यूरो नाम तो बाद में दिया गया उसका, यूरो फर्स्ट, और उसी के बाद उसको यूरो फर्स्ट BS फर्स्ट बोला गया। जब उसका नाम उस पूरे जो लिखित में जो नियम थे उनका नाम यूरो फर्स्ट दिया गया, तो फिर इंडिया गवर्नमेंट ने उसका नाम BS फर्स्ट दे दिया। क्योंकि इंडिया में उतने ज़्यादा वाहन नहीं बिकते थे उस समय। 1991 में जो है स्कूटर भी बड़े मुश्किल में आया करती थी लोगों के पास। जब स्कूटर लोग बुक कराते थे उस ज़माने में, याद है हमको, तो स्कूटर का भी नंबर जो यहाँ पर बजाज सुपर स्कूटर चला करती थी, बजाज की थी, और बजाज सुपर, बजाज चेता की स्कूटर थी, लम्ब्रेटा की स्कूटर हुआ करती थी उसके पहले। आप लोगों ने देखी होगी पुरानी फिल्में जो होती हैं, उसमें है एक अभी कुछ दिन पहले भी एक कोई फिल्म आई थी, उसमें जो है शाहरुख खान था, उसमें चलता था उसी से लेकर के। तो उस तरीके की गाड़ियाँ पुराने समय की गाड़ियाँ थी। लेकिन उन गाड़ियों में भी होता ये था कि जब आप बुक कराइए उसको तो आपका नंबर हो सकता है साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आए, क्योंकि प्लांट की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि जितनी यहाँ पर लोगों की डिमांड थी उसको पूरा कर सके। तो बजाज वाले बना नहीं पाते थे उतनी कि उस मात्रा में सप्लाई हो सके। डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ियाँ जो है बहुत ही कम उपलब्ध थी। बहुत रेयर केसेस में कार वगैरह देखने को मिलती थी। तो हमको तो याद है उस समय जिसके पास कार हुआ करती थी बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। लोग सोचते थे कि भाई तो कार वाला आदमी है, और एक शायद हम मोहल्ले में एक आध कार दिखाई पड़ जाए। एक पूरे शहर में गिनती की 10, 15, 20 कारें हुआ करती थी, 25 कारें हुआ करती थी। छोटे शहरों की बात बता रहा हूँ मैं। बड़े शहरों में तो खैर उस समय काफ़ी कारें हो गई थी, लेकिन छोटे शहरों की बात यही इस तरीके से थी। तो उस समय तो मोटरसाइकिल को ही बहुत बड़ी चीज़ माना जाता था, स्कूटर को ही बहुत बड़ी चीज़ माना जाता था। तो ये चीज़ें, तो कहता क्या है कि फिर लेकिन जब ये अप्लाई हुआ BS फर्स्ट 1991 में, तो इसको कोई बहुत वैल्यू इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये इन्होंने कर तो दिया, वो नियम जरूर लागू कर दिए बड़े शहरों के लिए तो थे। क्योंकि यहाँ पर सॉरी जैसे बड़े शहरों के बारे में बात करें, मुंबई में, कलकत्ता में, और चेन्नई में, और दिल्ली में, इन जगहों पर तो खैर ये वाहन थे, एक अच्छी क्वांटिटी हो गई थी, तो वहाँ के लिए तो ये बनाए गए। लेकिन बहुत अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूशन का बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जब धीरे धीरे पोल्यूशन बढ़ता गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर जो है आपत्ति जताई, और 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये BS फर्स्ट बनाए हुए हो, ये केवल लिखा पढ़ी में ही नहीं रहेगा। 2000 तक जो है कुछ शहरों में, बड़े बड़े शहरों में इसको अप्लाई कर दीजिए इसको। ये अप्लाई हो गया। तब तक क्या हुआ, यूरोप वालों ने क्या किया, अपना स्टैंडर्ड और वहाँ से जो है और उसको मॉडिफाई किया, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, BS सेकेंड बढ़ा दिया, वो यूरो 2 बना दिया। तो यूरो 2 की जो है दूसरी कॉपी हमारे यहाँ BS सेकेंड की बन गई 2003 में। इसको जो है पहले 13 शहरों में ही केवल इम्प्लीमेंट किया गया। 13 शहर बड़े बड़े शहर थे जहाँ पर पोल्यूशन होने के चांसेस ज़्यादा थे, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहे थे, उन शहरों में कर दिया गया। लेकिन बाद में 2005 तक इसको एक्सटेंड करके, और सभी जितने भी पूरे इंडिया के शहर थे सबके लिए फिर जो है इसको, क्योंकि काफ़ी 2005 तक जो है ऐसा हो गया कि करीब करीब सबके पास मोटरसाइकिल जैसे साधन होने लग गए, कारें बहुत से लोगों के पास होने लग गई, हार्मफुल एमिशन बढ़ने लग गया, ऐसा आया। 2012 की बात बताएं। 2012 में क्या हुआ कि एक स्वामित्व कमेटी जो है एक फॉर्म की गई। अब इस कमेटी में क्या हुआ, इसको जो है इस कमेटी में ये कहा गया कि भाई आप 2025 तक के लिए एक ऑटो फ्यूल की पॉलिसी बनाइए। तो इन्होंने ठीक है कहा, ठीक कोई बात नहीं है। तब तक BS थर्ड भी आ गया, BS 4 भी आ गया। तो इस कमेटी ने क्या किया कि ये यूरो थर्ड, यूरो 4 भी आ गया। और उसके फिर इस कमेटी ने क्या किया कि यूरो थर्ड या BS थर्ड को कहा कि पूरी कंपनी में इसको जो अप्लाई कर दीजिए आप लोग 2014 तक। और BS थर्ड को उसने 13 शहरों के लिए, जो पहले 13 शहर चुने गए थे, उसमें कहा कि उसमें यूरो 4 या BS 4 उसमें चलेगा, वो पूरा अप्लाई हो जाएगा उस केस में।
तो फिर अब देखिए यूरो 4 या बी एस थर्ड या यूरो थर्ड, BS4 BS थर्ड, ये सब जो है अब अप्लाई हो चुके थे। अब नंबर था BS फिफ्थ का। कंपनियां जो है इंतज़ार कर रही थी कि BS फिफ्थ के नॉर्म के हिसाब से अपने इंजन को मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन BS फिफ्थ को क्या कर दिया गया, BS फिफ्थ को स्किप कर दिया गया, उसकी जगह BS 6 लॉन्च कर दिया गया। अब BS 6 जब लॉन्च कर दिया गया तो क्या हुआ, BS 6 लॉन्च कर देने के बाद ये जो है अब पहले कुछ शहरों में जो है इनको इम्प्लीमेंट करना था, क्योंकि अब इंजन जो है उसके हिसाब से मॉडिफाइड नहीं थे। फ्यूल में भी जो एडिटिव्स बढ़ रहे थे या फ्यूल में भी जो इस तरीके से उसकी रिफाइनिंग थी वो उसके हिसाब से BS 6 के हिसाब से नहीं थी। वो लोग प्रिपेयर ये करके चल रहे थे जो मैन्युफैक्चरर थे कि हम पहले BS 5 लॉन्च होगा, लेकिन एकदम से गवर्नमेंट ने BS 5 को स्किप कर दिया, अब BS 6 पे आ गई। तो BS 6 अब कह रही है कि जो है इसको 2022 से लेके 24 तक पूरे कंट्री में लॉन्च कर दीजिए। अभी BS 6 जो है ये वही कह रहा कि रिसेंटली गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्किप यूरो 5th एंड डायरेक्टली जंप टू यूरो 6 BS 6 एंड स्टैंडर्ड्स बाई 1 अप्रैल 2020 से। इस तरीके से ऐसा हुआ। इसका इफेक्ट ये पड़ा क्योंकि जो कंपनियां बना रही थी पहले, जैसे मारुति 800 वो बंद हो गई। मारुति जो अपनी 800 गाड़ी बना रही थी उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि पुराना इंजन था वो उस नॉर्म को फुलफ़िल नहीं करता था। जो यूरो 6 का नॉर्म आया वो यूरो 4 के ही नॉर्म को ही फुलफ़िल नहीं कर रहा था। और जो प्रोडक्शन हुआ 2 स्ट्रोक इंजन का, वो भी जो है 2 स्ट्रोक इंजन में जो 2 व्हीलर्स थे उनका प्रोडक्शन भी स्टॉप हो गया। तो ये सब इसके फ़र्क पड़े, ये सब इसका इफ़ेक्ट आया। तो आपको समझ में आया होगा कि यूरो 5th स्किप करके सीधे यूरो 6 लाया गया, यूरो 5th अप्लाई ही नहीं हुआ। तो वही BS 6 के बारे में बात कर रहे हैं। BS 6 या यूरो 6 वो 1 अप्रैल 2020 से लॉन्च हुआ था। समझ में आपको सारी बातें आ गई होंगी यूरो की और BS की। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्म्स क्या हैं, उनको हम अभी आगे टेबुलर फॉर्म में भी बताएंगे अगले लेक्चर्स में। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।